अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन्निसा शामिर का नॉवल बख्त। लेकिन आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक, ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ बख्त। शायद विला में डिनर टेबल सजी थी। अनवार इकसाम के खाने मेज पे चुन दिए गए थे। हारून शायद खा नहीं रहा था। वो बस प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। हारून, कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? नवाल ने उसको टोका था। मैं कल जा रहा हूँ ममा। उसने प्लेट पे नजरें झुकाए ऐलान किया था। कहाँ? शाहिद ने सवाल किया था। नहीं पता, लेकिन यहाँ से चला जाऊंगा दूर, बहुत दूर। और 1 महीने तक वापस नहीं आऊंगा पापा। आप बंदोबस्त कर लें। तुम मुझे बता रहे हो या इजाज़त ले रहे हो? वो बरहमी से बोले थे। मैं बता रहा हूँ, मैं इजाज़त मांग रहा हूँ। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मुझे भेज दें। दूर, बहुत दूर। कम से कम वहाँ जहाँ मुझे हाले न याद आ सके, जहाँ मेरा दिल बेसुकून ना हो, जहाँ सफ़ीर ना हो। वो मेरे दिल को जलाता है पापा। मेरा दिल कहता है या तो मैं उसको शूट कर दूँ या फिर खुद को। अगर आपने मुझे नहीं भेजा तो मैं मर जाऊंगा या फिर सफ़ीर को मार दूंगा। उसकी आंखें जब से सुर्ख पड़ गई थीं। क्या करोगे जाकर? क्या मिल जाएगा? जहाँ भी जाओगे दिल तो यहीं रहेगा। उसको निकाल कर फेंक कर जाओगे क्या? अगर ये खुश नहीं है तो तुम कहीं भी खुश नहीं रह सकते, चाहे तो दुनिया के आखिरी कोने में क्यों ना चले जाओ। मेरी वाहिद औलाद हो तुम। मुझे जिद करना छोड़ दो खुदा के लिए। वो आजिज आ गए थे। आप रुस्तम को भी इस तरह मना करते? वो तलखी से बोला था। आप मुझे इसलिए नहीं जाने दे रहे ना, क्योंकि मैं कभी अकेले कहीं गया नहीं हूँ। ये 10-10 गार्ड्स के साथ घूमने वाला हारून शायद अकेले दुनिया घूमेगा। आप इस तस्वर से भी डरते हैं ना? मुझे भेज दें पापा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। रुस्तम को खो चुके हैं आप। दोनों मुझे संभाल लें। उसकी कब्र बन गई है, मेरी ना बनने दें। खुद पे और मुझ पर रहम करें, मुझे जाने दें। उसका लहजा ऐसा था कि नवाल और शाहिद का दिल कट रहा था। कल तक हो जाएगा बंदोबस्त? शाहिद खाने की मेज से उठते हुए बोले थे। उनका लहजा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। हारून ने सर मेज पे गिरा दिया था। यह सफर उसे क्या कुछ छीन लेगा, उसको अंदाजा नहीं था। 25 अप्रैल, हाले का निकाह और सालगिरह का दिन। ये एक ऐसी सुबह थी जो न जाने कितनी जिंदगियों को बदलने जा रही थी। एक ऐसी नहज सदा सुबह कि उसके आगाज में भी नोहे पड़े जाएं और उसके अख्ताम भी पे भी मातम किया जाए। आज सुबह से ही सुल्तान मंजिल में हड़बड़ी सी मच गई थी। हर कोई यहाँ से वहाँ भागता नजर आ रहा था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन इसके घर के मकीनों को अब तक टिककर बैठना नसीब नहीं हुआ था। वजह वो मेहमान थे जिनको खास तौर पर फरवा ने बाहर मुल्क से इसरार करके बुला रखा था। हसीना के मना करने पे उन्होंने बस इतना कहा था। ये दिन बहुत यादगार होगा। मैं चाहती हूँ हमारा हर अजीज इस दिन हमारे साथ हो। हाले को सैलून के लिए देर हो रही थी। महर ने उसके साथ जाना था। वह कब की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। हाले ने हसन की मिन्नतें की थी कि वो उसके साथ चले, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि 4 घंटे तक अंदर लेपा पोती होती रहेगी। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। जिसपे हाले ने उसका मोबाइल अपने कमरे की अलमारी में छुपा दिया था। बख्श ने हाले का सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। हाले भी थोड़ी देर बाद गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। वापसी भी उसको लेने सफ़ीर ने जाना था। कॉलेज जाने के 3 घंटे बाद हाले तैयार हो चुकी थी। हाले ने ऑफ वाइट गरारे के साथ सुर्ख दुपट्टा ओढ़ रखा था। बालों को जूड़े में बांध रखा था। गले में ग्लू बंद, कानों में झुमके और माथे पे टीका लगाए वो तैयार थी। ब्यूटिशियन ने उसके मेकअप को आखिरी टच दे दिया था। अब उसे खुद को आईने में देखा तो हैरान हुई थी। वो आज तक इतनी हसीन कभी नहीं लगी थी। उसका मोबाइल महर के पास था और बार बार बजे जा रहा था। हाले झंझला से गई थी। आप ही किसकी कॉल है? हारून होगा। और कौन हो सकता है भला? मरी जाकर नंबर चेंज कर लिया था ना उसने। नया नंबर सेव नहीं किया मैंने। तुम पूछ लो क्या कह रहा है। ऐसे तो वो जान नहीं छोड़ेगा। महर ने तफसीली जवाब दिया था। हाँ, मैं उसको कॉल कर लेती हूँ। उसने मोबाइल उठा लिया था और अब वो हारून को कॉल करने लगी थी। कॉल अटेंड होती थी लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। वो तंग आकर मोबाइल फेंकने लगी थी कि
हाले, तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठो, जब तक तुम कॉल कर लोगी तब तक मैं आ जाऊंगी, ओके? महर अपना मेकअप आधे में छोड़े उसे बात करने लगी थी। अच्छा ठीक है, आप भी जल्दी आ जाइएगा, देर मत कीजिएगा प्लीज़। वो उजलत में बोलती चली गई थी। सलोन वालों ने प्रोटोकॉल के तौर पे एक लड़की को उसके साथ कार तक भेजा था। हाले बाहर आ गई थी। उस लड़के ने हाले के गरारे को संभाल रखा था। सलोन के दरवाजे के बाहर हाले की गाड़ी खड़ी थी। सफ़ीर ने हाले को मैसेज कर दिया था कि वो नहीं आ रहा था। उसने ड्राइवर भेज दिया था। नराज सुल्तान ने हाले से कहा था कि वो उसको लेने आ जाएंगे, लेकिन हाले ने मना कर दिया। उसको अभी तक सफ़ीर पे गुस्सा था। हसन पे गुस्से की वजह से वो किसी गार्ड को भी अपने साथ नहीं लाई थी। वो मैरिज हॉल पहुंचने के लिए भी लेट हो रही थी। अगर सफ़ीर आ जाता तो अब तक उनका कपल शूट भी हो जाता। गाड़ी का दरवाज़ा ड्राइवर ने खोल दिया था। हाले ने उसको देखा नहीं था। वो हाले की तरफ पुश्त किए खड़ा था। वो फ़ोन कान से लगाए बैठ गई थी। ड्राइवर दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। हाले ने अब भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। बात सुनो, एसी ऑन कर दो। वो फ़ोन कान से लगाए मसरूफ सी बोली थी। हारून, मेरा सब्र मत आजमाओ, अब कुछ बोलो भी। एक तो कॉल अटेंड कर रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा। वो खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। उसी वक्त ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। हाले को लगा था वो एसी चलाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसको गलत लगता था। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। हाले ने चौंक कर उसको देखा था और हाले का सांस सीने में अटका था। ये उसका ड्राइवर नहीं था। या खुदा, ये कौन था? वो उतनी शौक थी कि उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे। तुम कौन हो तुम? मेरी गाड़ी में कैसे आए? वो हैरत, शौक और डर के मारे अटक अटक कर इतना ही कह सकी। और उसने जब गौर किया तब उसको पता चला ये उसकी गाड़ी नहीं थी। इसका रंग और मॉडल वही था, लेकिन ये गाड़ी, ये हाले की नहीं थी। ये ख्याल ही हाले की जान ले गया था। वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसी वक्त ड्राइवर गाड़ी रोककर नीचे उतर गया। हाले ने उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी टांगों में जान नहीं थी। उसी वक्त दो नकाबपोश गाड़ी में आकर बैठे थे। ऐसे कि हाले बीच में थी और वो दोनों उसके दाएं बाएं। हाले को सोचने समझने का मौका दिए बगैर उनमें से एक ने हाले के मुंह पे कपड़ा रख दिया था। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों उससे ज्यादा ताकतवर थे। वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो चुकी थी। यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। उन दोनों ने हाले को उस गाड़ी से निकाल कर दूसरी गाड़ी में डाला था। वही गाड़ी जिसके अंदर बैठे वो दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने अपना निकाब उतार दिया था। अब उनके चेहरे वाजे थे। नूह मिर्जा और याकूत मिर्जा। उमर अपने बंगले के बाहर खड़ा था। ये बंगला उसको हुकूमत की जानिब से अलॉट हुआ था। यहाँ उसके लिए एक शेफ, ड्राइवर और चौकीदार भी था। बंगला सब्ज बेलों से ढका हुआ था और रात के उस पहर तारीख और खामोश था। उस्मान डिग्गी में सारी चीजें रख देना ध्यान से, कोई चीज बाकी न रह जाए। वो फोन पे बात कर रहा था, साथ अपने ड्राइवर को हिदायत देता जा रहा था। हाँ हाँ भाई, सब रखवा दूंगा, टेंशन मत लो। उसने फोन पे किसी को तसल्ली दी थी। सर, गाड़ी ओवरवेट हो जाएगी, इतना सामान। आप अगर कहें तो कुछ चीजें निकाल लूं। वो 45 साल ड्राइवर मुतजब्जब लगता था। उस्मान, तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? अगर सरदार को पता लग गया कि तुमने उसके सामान में हेरा फेरी की है तो तुम जानते हो ना वो क्या करेगा। सर, मैं तो आपके लिए कह रहा था, लेकिन जो आपकी मर्जी। वो एक बार फिर सामान रखना शुरू हो गया था। सर, आज जज साहब की बेटी की शादी है, आप नहीं जाएंगे? उस्मान ने सामान रखते हुए सवाल किया था। नहीं, आज मेरे दोस्त की शादी है नवाब शाह में, मुझे वहां जाना है। उसने उस्मान से ज्यादा खुद को बावर करवाया था। सर, आज तो उनकी मंगनी थी ना। और आप इतना लंबा सफर ना करें सर। आज तो बुखार से जान छूटी है। वरना उस दिन जब आप होटल गए थे, उस दिन से लेकर आज तक कितना बुखार रहा है आपको। मैं तो डर गया था। तुम अपने काम से काम रखो उस्मान, ज्यादा बोला ना करो। वो उसको झिड़क कर आगे जाने लगा जब उस्मान ने उसको पीछे से पुकारा। सर, आप तो फजर पढ़कर निकलेंगे ना? कुछ सामान अभी रहता है, मैं मार्केट जाकर ले आऊं? उमर ने बस सर हिलाया था। तभी उसको महराज सुल्तान की कॉल आने लगी। वो नहीं उठा सकता था। महराज एक बार फिर उससे हॉल आने की जिद करते वो नहीं जा सकता था। उसका अपना गम था। फोन बज बज कर खामोश हो गया था। उमर ने मोबाइल पावर ऑफ कर दिया था और उस्मान को देखे बगैर बोला था। मैं सोने जा रहा हूँ। अगर कयामत भी आ जाए तो मुझे उठाना मत। कम से कम फजर से पहले तो बिल्कुल नहीं। कोई अगर मेरा पूछने आए तो कह देना मैं शहर में नहीं हूँ। वो बोलकर जा चुका था। इस बात से इल्म कि हशर तो बर्पा हो चुका है। अब बस अपने बचाव का सामना करना बाकी था।
وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد اس کو سکون کی نیند شاید ہی کبھی نصیب ہوگی۔ اس کے چہرے پہ ایک بار پھر اذیت تھی۔ سفید سیاہ شیروانی میں ملبوس گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ آج بھوری آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ لوگ سیلون پہنچ گئے تھے۔ سفیر نے مہرماں کو کال کی تھی، وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی پلین ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، بالکل سادہ۔ گلے میں ہار اور کانوں میں آویزے، بال بیچ والی مانگ نکال کر کس کے جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر سفیر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ حالے کہاں ہے؟ مہر نے سفیر سے پوچھا تھا۔ سفیر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ہاں مطلب وہ اندر ہوگی نا سیلون میں، اور کہاں ہوگی؟ مذاق نہ کرے، وہ اندر کیسے ہوگی؟ وہ تو باہر نکل آئی تھی۔ لیکن ڈرائیور تو میرے ساتھ تھا، کوئی اور گاڑی تو یہاں آئی ہی نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ پہلے سیلون سے جا چکی ہے۔ ڈرائیور، تم ہی تو آئے تھے نا اس کو لینے کے لیے؟ اس نے مجھ سے خود کہا کہ وہ باہر جا رہی ہے، گاڑی میں ویٹ کرے گی۔ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ آرام سے مہر، کام ڈاؤن، وہ اندر ہی ہوگی، چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ سفیر گاڑی سے اتر آیا تھا۔ مہر اس کے ساتھ اتری تھی۔ وہ اندر نہیں ہے سفیر، میں نے اندر دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں تھی۔ باہر تھی وہ، باہر۔ اس نے بولا ہارون سے بات کرنے جا رہی ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہے۔ یا خدا، حالے تم کہاں ہو؟ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تقریباً ایک گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ مہر اور سفیر نے خود جا کر سیلون کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لی تھی، لیکن حالے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کے سفیر بھی پریشان ہو گیا تھا، جبکہ مہرماں بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اس نے سفیر کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ کچھ کرے سفیر، خدا کے لیے حالے کو لے آئے کہیں سے۔ میں ماما کو کیا جواب دوں گی؟ ابا سے کیا کہوں گی؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو کیوں جانے دیا؟ مہر پلیز رونا بند کرو، ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں بڑے پاپا کو کال کرتا ہوں، شاید انکل کو کال کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو پتہ لگ ہی جائے گا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ وہ سخت پریشان تھا۔ حالے اس کی عزت تھی، ظاہر ہے اسے پریشان ہونا تھا۔ وہ حالے کے تمام دوستوں کو کال کر چکا تھا۔ وہ ہال بھی نہیں پہنچی تھی۔ اب سفیر کی پریشانی غصے میں بدلنے لگی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہو، اسے ہال تو جانا ہی تھا۔ مہر کو ساتھ لے کر وہ ہال کے لیے نکل چکا تھا۔ یہاں سے تو کچھ نہیں ملا تھا، شاید حالے وہاں پہنچ گئی ہو۔ مہر ماں روتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے ہال جانا تھا، یہ ضروری تھا۔ حالے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ نوح گاڑی چلا رہا تھا۔ یاقوت اسے آگے بیٹھا تھا، لیکن بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا تھا۔ نوح بھائی، بات سنو۔ اس نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے نوح کو پکارا تھا۔ بولو۔ وہ سخت بیزار لگتا تھا۔ اس نے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ کیا کرے کہ اس کی مجبوریاں تھیں۔ مجھے نہ یہ لڑکی چاہیے، چاہے کچھ دن کے لیے ہی صحیح۔ وہ بے ہوش پڑی حالے کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ یاقوت، یہ نہیں، یہ لڑکی کبھی بھی نہیں۔ ہماری ڈیل یہ نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہیں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں اگر لڑکی ہی چاہیے تو تمہارے جیسی ہزار لڑکیاں اس وقت اویلیبل ہیں۔ تم ان کے ہی لائق ہو، یہ لڑکی ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے، مطلب چاہیے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، لیکن کم از کم آج رات کے لیے یہ میری ہے۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، اس کو کتنا کامل حسن ہے یار۔ وہ گردن موڑے حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھو یاقوت، یہ معصوم ہے، ہم پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، کچھ رحم کرو اس پہ، ہماری بھی ایک بہن ہے۔ ہماری نہیں نور، تمہاری، نرمین تمہاری بہن ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہاں آگے پولیس کالونی میں سائن کا فلیٹ ہے، وہاں روک دینا گاڑی۔ ہم آج اس لڑکی کو وہیں رکھیں گے، فارم ہاؤس نہیں جائیں گے۔ ڈیڈ کو پتہ چل جائے گا، صبح ہوتے ہی جو مرضی کرنا اس کا، مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ بلکہ ابھی روکو گاڑی، 1 منٹ۔ اس نے خالی سڑک پہ گاڑی رکوائی تھی۔ نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی تھی۔ یاقوت اتر کر پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حالے کے ہاتھ کو چھونا چاہا، جب نور حلق کے بل غرایا تھا۔ ہاتھ مت لگانا اس کو یاقوت، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ یاقوت نے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ وہ نوح کو جانتا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اوکے اوکے، میں نہیں ہاتھ لگاتا، ویسے بھی ہم گھر جا رہے ہیں نا، میں ڈیرا سے بات کروں گا، یہ لڑکی آج میری ہے۔
नो, तुमने जो करना है तुम कर लेना, वह चैलेंजिंग अंदाज में बोला था। नो खामोश हो गया था। वो उससे बहस नहीं कर सकता था। याकूत की सोच बचकाना थी, और बच्चों को कैसे बनाया जाता है भला, खेल खेल कर। मेहर और सबीर हॉल पहुंच गए थे। महराज सुल्तान को सारी बात बता दी गई थी। उनकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो लहू नहीं बदन में। हसीना, यूसुफ सुल्तान, शम्स, हसन सब परेशान थे। सबको हाले की फिक्र थी। हसीना और महर का तो रो रो कर बुरा हाल था। फरवा भी परेशान होने की अदाकारी कर रही थी। जब महर माँ उनको जरा साइड पे ले गई थी, अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी। ये सब आपने किया है? बताएं मुझे। अगर इन सब में मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो आप देख लीजिएगा मैं आपके साथ क्या करती हूँ। अगर आप कुछ जानती हैं तो साफ साफ बता दीजिए। खुदा के लिए बता दे, मेरी बहन कहाँ है? वो सुर्ख आंखों के साथ हलक के बल चिल्ला रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम महर? मेरा बस भला उस लड़की से क्या वास्ता? जब मैं शादी के लिए मान गई तो मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगी? तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपनी बहन को ढूंढो, ना कि मेरे सर पे सवार हो जाओ। ठीक है, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा है। मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरा से फासले पे खड़े यूसुफ सुल्तान और सफीर ने उनकी बात सुन ली थी। वो दोनों अभी कुछ और भी बोल रही थी, लेकिन सफीर वहां से हट गया था। सफीर ने पुलिस को कॉल कर दी थी। उस वक्त एसएचओ और डीआईजी हॉल पहुंच गए थे। सफीर और महराज सुल्तान उनसे बात कर रहे थे। आपने सीसीटीवी फुटेज चेक की है? ऐसे कैसे मेरी बेटी कहीं जा सकती है? आप शहर में नाकाबंदी करवा दें, हर गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दें। मुझे मेरी बेटी चाहिए। वो बरहम थे, वो शौक में थे, वो गमगीन थे। उनको लगता था जैसे किसी ने उनके दिल को किसी तेजदार बर्ची से काट दिया हो। जज साहब, एक ही फुटेज को 1000 बार देख चुका हूँ। हाले बेटी खुद गाड़ी में जाकर बैठी है। गाड़ी की नंबर प्लेट फुटेज में नहीं दिख रही। मैंने बजाते खुद हर जाविये से देखा है। आपकी बेटी खुद उस गाड़ी में जाकर बैठी थी, और उस गाड़ी को भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। सलोन से जरा आगे जाकर जहाँ सीसीटीवी कैमरा की रेंज खत्म होती है, गाड़ी हमने वहां से बरामद कर ली है। ड्राइवर भी हमें मिल गया है, लेकिन बदकिस्मती से वो गूंगा है। लेकिन आप फिक्र न करें, ऐसे गूंगों को जबान देना आता है हमें। हसन, गाड़ी की चाबी लाओ। मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बेटी को। वो कहीं नहीं जा सकती। मुझे यकीन है वो मेरी बेटी है। मैं उसको ढूंढ लाऊंगा। हसन चाबी लेने चला गया था। सफीर लब भींचे यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। ए, बात सुनो। उसने एसएचओ को उंगली के इशारे से पास बुलाया था। जी सर, वो ताबेदारी से बोला था। वो लड़की, वो मुझे चाहिए। उसका लाखों का हेयर कट बिखरा हुआ था। यहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ। जितना पैसा चाहे ले लो। जितनी फेवर चाहिए मैं दूंगा। वो चबा चबा कर बोल रहा था। उसकी ब्रांडेड शेरवानी पे सिलवटें पड़ गई थी। चाहे तुम उसको जिंदा लाओ या मुर्दा, उसकी मसख शुदा लाश लाओ या उसका कटा हुआ जिस्म, उसे जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए इतना इंतजार, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वह कभी किसी चीज के लिए इतना नहीं तड़पा था। वो वादे था। मुझे चाहिए। वो कहीं नहीं जा सकती। उसको आना होगा। अपने पैरों पे चलकर आए या उसको स्ट्रेचर पे डाल कर लाओ। उसको हिसाब देना होगा। उसे जिल्लत का निशाना बनाऊंगा मैं। उसकी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बनाऊंगा मैं। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उसको इबरत का निशान बना दूंगा। उसे लेकर आओ। जाओ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। ऐसा जो ने सर हिलाया था। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सफीर एक बार फिर यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। आज उसको पता चला था अर्श से फर्श पर गिरना कैसा होता है। तभी उसके मोबाइल पे बिप हुई। 2 बार जू जू की आवाज आई, और फिर स्क्रीन तारीख हो गई, ऐसे जैसे गारें तारीख होती हैं। सफीर ने मोबाइल पे उंगलियां चलाईं, मैसेज खोला। वो एक गैर शनासा नंबर था, जिससे सफीर को एक वीडियो और कुछ तस्वीर मौसूल हुई थी। तस्वीर में नजर आने वाला चेहरा शनासा था। वो उस चेहरे को कैसे भूल सकता था? वो हाले का चेहरा था। हसन हॉल के कोने में घास पे नफल पड़ रहा था। उसने भूरे रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उसके जूते वहीं घास पे उसके करीब रखे थे। उसने सलाम फेरा था और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए थे। वो ज़ारो कतार रो रहा था। रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई थीं। या अल्लाह, मेरी बहन को वापस ले आए। मैं जानता हूँ मैंने कभी बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए, लेकिन अब करूँगा। मैंने कभी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अब पढ़ूंगा। मैं उससे बहुत लड़ता था ना, अब नहीं लड़ूंगा।
बस एक बार, सिर्फ एक बार उसको वापस ले आएं, उसको सही सलामत वापस ले आएं। अल्लाह, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं हर वो काम करूंगा जो आपको पसंद है। बस मेरी बहन को वापस ले आएं। मैं मर जाऊंगा। अल्लाह, मैं मर जाऊंगा, प्लीज उसको वापस ले आएं, प्लीज। उसने मुझसे कहा था, उसने कहा था मैं उसके साथ चलूं, मैं नहीं गया। अल्लाह, मैं क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं गया? लानत हो मुझ पे, मेरे पैदा होने पे लानत। मैं क्यों नहीं गया? वो चीख चीख कर रो रहा था, उसका दिल फट रहा था। या अल्लाह, मैं अब कभी किसी चीज़ के लिए उसको मना नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक बार, सिर्फ एक बार उसको वापस ला दो। मैं क्यों नहीं गया उसके साथ? क्यों क्यों क्यों? वो घास पे हाथ मार मार कर रो रहा था। वो कभी दुआ करता, कभी रोता और कभी खुद को कोसता। वो वक्त को पीछे नहीं ले जा सकता था, जहां वो हाले के साथ जाने को मना न करता। कितने बेबस होते हैं ना इंसान। उस्मान ने गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की थी। उसकी गाड़ी के पीछे ही याकूत और नूह की गाड़ी थी। शहर में हर जगह नाकाबंदी थी, इसलिए नूह ने हाले को डिग्गी में डाला और यहाँ ले आया। ये सुपरमार्केट उसके दोस्त की थी। ये पार्किंग एरिया सेफ था। पुलिस हर कहीं ढूंढ लेती, लेकिन यहाँ आने के बारे में सोचते भी नहीं। हम यहाँ क्यों हैं नूह यार? मैं बोर हो गया हूँ यहाँ बैठे बैठे। चलो ना साइम के फ्लैट पे चलते हैं या फिर कहीं और। लेकिन कम अज कम इस गार से निकालो मुझे। वो कॉफ ज़्यादा था। मुझे अंकल ने यहाँ ठहरने को कहा है, और अगर अब तुम कुछ भी बोले तो मैं उनको बता दूंगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं हो, बल्कि इस लड़की को अगवा करने में मेरे साथ शामिल रहे हो। वो सामने देखते हुए बोल रहे थे। तुम कुछ भी कहो, मुझे इस लड़की से बदला लेना था, और अभी भी मेरा दिल ठंडा नहीं हुआ। मैं तो इसके साथ वो करना चाहता हूँ कि ये लड़की सारी जिंदगी याद रखे। और तुम चाहे मुझे 4 घंटे भी यहाँ बिठा कर रखो, मैं इसके साथ वो सब जरूर करूंगा जिसकी ये हकदार है। मैं अपना बदला लूंगा। वो तनफ्फुर से कह रहा था। नूह ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। हाँ, तुम इसे बदला लोगे क्योंकि तुम्हारा बस ही इसी पे चलता है, बल्कि इस पे भी नहीं चलता। ये लड़की अगर होश में होती तब तुम्हें बताती कि वो कैसी आफत है। तुम्हारा बस सिर्फ कमजोर लोगों पे चलता है। मेरे भाई, लो बदला, लो। शाबाश। तुम अपने कद से बड़े दुश्मन को छोड़ देते हो क्योंकि तुम उसे डरते हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो। तुम इस कमजोर से बदला लो। मैं तुम्हें ताकतवर दुश्मनों से निमट लूंगा, क्योंकि मैं मर्द हूँ। औरतों से मुकाबला नहीं करता मैं। वो आंखों में तमस्कुर लिए बोल रहा था। याकूत हस्बे तवक्को बिखर गया था। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं सबसे बदला ले सकता हूँ। मैं भी मर्द हूँ, और मैं अपना बदला खुद ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो गुस्से से कह रहा था। यार, हम दोनों भाई हैं। मैं बदला ले लूं या तुम, इसमें क्या फर्क है? और वैसे भी तुम लड़की को संभाल लो, ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो तुमसे बहुत ऊपर की चीज़ है यार। मैं हूं ना उसके लिए। तुम देखना, मैं लूंगा उसे बदला। तुम्हारा बदला। क्योंकि मैं औरतों से बदले नहीं लेता। मुझ में मर्दों से लड़ने की हिम्मत है। वो उसको उकसा रहा था, और वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। नूह, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा ये साबित करने के लिए कि मैं याकूत मिर्जा अपना बदला ले सकता हूँ? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। और ये साबित करने के लिए कि मैं मर्द हूँ। वो एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए बोल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। छोड़ो यार, रहने दो। रोते रहोगे या फिर अंकल से जाकर मेरी शिकायत करोगे लड़कियों की तरह। मर्द बनने को हिम्मत चाहिए होती है, जिगरा चाहिए होता है। और तुम तो अभी बच्चे हो। चलो हम साइम के फ्लैट पे चलते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। याकूत ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मुझे पता, मुझे क्या करना होगा। उसने एक एक लफ्ज पे जोर दिया था। नूह ने कंधे उचकाए थे। ओके कूल। तो ये सामने जो एएसपी गाड़ी खड़ी है ना, जानते हो किसकी है? उमर हयात। वो बोल रहा था और याकूत गौर से सुन रहा था। याद है उमर कौन है? उसके लहजे में इस्तेहज़ा था। वही जिसने पिछले महीने तुम्हारी पार्टी पे रेड लगाया था, और तुम्हारी सारी स्टॉक ड्रग्स और इम्पोर्टेड शराब जब्त कर ली थी। याकूत ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली थी। कितनी मुश्किल से निकले थे तुम इस केस से। उफ, मुझे तो सोच कर भी झुरझुरी आ रही है। कितनी बेइज्जती हुई थी तुम्हारी। कितने दिन अंकल ने तुम्हें घर से निकलने नहीं दिया था। और इसी की वजह से तो शीना ने तुमसे ब्रेकअप किया था, क्योंकि वो उस एएसपी को देखकर उसकी गर्विदा हो गई थी। याकूत की आंखों में मिर्चें भरने लगी थीं। वो उसकी सबसे महबूब गर्लफ्रेंड थी। लेकिन खैर,
तुम क्या कर सकते हो? तुम भला कर ही क्या सकते हो भाई? लेकिन टेंशन न लो, मैं हूं ना। ऐसा बदला लूंगा, याद रखेगा ये एएसपी। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? वो मशकूक लहजे में पूछ रहा था। नूह मुस्कुराया था। तीर निशाने पे लगा था। वो उसकी कमजोरी जानता था। आह बस, कभी किसी की कमजोरी ना किसी की हाथ लगे। मैं? वो खुलकर मुस्कुराया था। मैं ये करता कि ये जो लड़की है ना पीछे, उसको उठाता और इस एएसपी की गाड़ी में डाल देता। फिर मैं ये करता कि सुबह होने से पहले इस लड़की के बाप और मंगेतर को कॉल करता और उनको बताता कि उनकी लड़की कहाँ है। तुम जानते तो होगे वो लोग कौन हैं। एक तो एएसपी की नौकरी जाती और दूसरा उसके सारे शहर में रेपुटेशन खराब होती। तीसरा वो लोग उसके साथ वो करते कि उस एएसपी की नस्लें याद रखती। चौथा ये आफत लड़की इस आदमी की जिंदगी हराम कर देती, ना उसको जिंदा लोगों में छोड़ती ना मुर्दों में। और आखिरी और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा भुगतता जो उसने कभी किया ही ना होता। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही होती है कि वो किसी ऐसे जुर्म की सज़ा काटे जो उसे सरजद ही ना हुआ हो। ये सज़ा या तो इंसान को पागल कर देती है या मार देती है। मैं तो अपने दुश्मन के साथ यही करता। वो सामने गाड़ी को देखते हुए बोल रहा था। चलो खैर, साइम के फ्लैट चलते हैं, वरना तुम बच्चों की तरह रोने लगोगे। वो अब उसके चेहरे को देखते हुए बोला था। तुम अंदर जाकर उसके ड्राइवर को मसरूफ रखो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। वो अब गाड़ी को देख रहा था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। लेकिन तुम अकेले कैसे? मैं तुम्हारे साथ यहाँ। याकूत ने उसकी बात काटी थी। बस, मैंने जो कहा है वो करो। मैं मर्द हूँ, अपना बदला अकेले भी ले सकता हूँ। मैं अपने से 1000 गुना ताकतवर दुश्मन से अपना बदला खुद ले सकता हूँ। मुझे? ने सीने पे उंगली रखी थी। याकूत मिर्जा को अपना बदला लेने के लिए किसी नूह मिर्जा की जरूरत नहीं। और इसका मुकम्मल हुस्न जो तुम्हें कुछ देर कबल अट्रैक्ट कर रहा था, उसका क्या? वो संजीदा था। अरे लानत भेजो हसन पे। पहले मैं ये तो साबित कर दूंगी मैं मर्द हूँ। वो कहकर गाड़ी से उतर गया था। नूह भी गाड़ी से नीचे उतरा था। अभी उसको बहुत काम करने थे। ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लानी थी। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवानी थी। उमर की गाड़ी की डिग्गी से उसका सामान निकाल कर उसकी जगह एक जीता जागता वजूद अंदर डाला था। उफ अल्लाह, एक नूह और इतने काम। उसने एक मर्द से बचाकर हाले को दूसरे मर्द के हवाले क्यों किया था? क्योंकि उस रात उस रेस्टोरेंट में नूह मिर्जा भी मौजूद था। उसने उमर को हाले के साथ बैठे देख लिया था। उसने उमर की आंखें पढ़ ली थीं। वो हाले को ऐसे मर्द के हवाले कर रहा था जो खुद तो मर जाता लेकिन उस लड़की पे हर्फ ना आने देता। वो हाले को एक जानवर से बचाकर एक इंसान के हवाले कर रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि वह अजीम था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके घर में उसकी बहन थी। सफ़ीर ने उस वीडियो पे प्ले का बटन दबाया था। वीडियो चलने लगी थी। मंजर उभर उभर कर आ रहे थे। वो किसी अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज थी। उस फुटेज में 4 लोग नजर आ रहे थे। एक हाले सुल्तान, दूसरा डॉक्टर, तीसरी सिस्टर और चौथा स्ट्रेचर पे लेटा उमर हयात। वो जर्द लिबास वाली लड़की हाथ हिला हिलाकर डॉक्टर से कुछ कह रही थी। उसके चेहरे पे बरहमी थी। वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। सफ़ीर ने कांपते हाथों से दूसरी वीडियो चलाई थी। उसमें वही लड़का अब अस्पताल के बेड पे लेटा था। पिछली फुटेज में नजर आने वाली लड़की ने उस फुटेज में मैरून लिबास पहन रखा था। वो उसके पास बैठी कोई बात कर रही थी। ये वीडियो भी 45 सेकंड की थी। सफ़ीर ने अब धड़ाधड़ तस्वीरों को खोलना शुरू किया था। उस लड़की ने यहाँ स्याह लिबास पहन रखा था। सामने बैठा लड़का और वो उस तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। चंद और अगली तस्वीर शायद एक मॉल की थी। वो लड़का उस तस्वीर में हाले को कोई शॉपिंग बैग थमा रहा था। अगली तस्वीर जानलेवा थी। वो किसी अस्पताल की कंसेंट फॉर्म की थी। इजाज़तनामा बराए इंतकाल खून। उस फॉर्म में मरीज़ के रिश्तेदारों के खाने में हाले सुल्तान का नाम लिखा था और मरीज़ से ताल्लुक़ नौयत के खाने में बीवी लिखा था। मरीज़ का नाम उमर हयात था। सभी ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। उसको किसी चीज़ का यकीन नहीं आ रहा था। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। उसकी आंखें शौक से फैल गई थीं। ये क्या हो गया था उसके साथ? वो फाते था। उसने जिस चीज़ की आरज़ू की थी उसको हर वो चीज़ मिली थी। आज कैसे किस मकाम पे उससे क्या छीना गया था? आह, ये कैसी तकलीफ थी। ये कैसी अजियत थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको कैसे हैंडल करना है उसको पता नहीं था। उसे बस जीत का जश्न मनाना आता था। हारने का दुख कभी झेला ही नहीं था।
آج تک کبھی کچھ ہارا ہی نہیں تھا، مات تو آج تک کبھی کھائی ہی نہیں تھی۔ اس کے دل سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ فروا اس کے پاس بیٹھی اسے کچھ پوچھ رہی تھی۔ یوسف سلطان کیا کہہ رہے تھے وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ سارے منظر دھندلے تھے، ساری آوازیں نوحہ لگتی تھیں۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، بنجر، اس کے ہونٹ مکفل تھے۔ فروا نے نیچے گرا اس کا موبائل اٹھایا تھا۔ اس پہ چلنے والا منظر، اس نے یوسف سلطان کی روح کھینچ لی تھی۔ پاس کھڑی حسینہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مہر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مہر، تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ سفیر کی پھٹی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی۔ مہر نے آنسو پوچھے تھے، کچھ بول ہی نہیں۔ سفیر یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مہر کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ وہ وہ حالے کا دوست ہے، اس نے مجھے یہی بتایا تھا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یوسف سلطان کا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ وہ گرنے لگے تھے جب حسن نے ان کو سہارا دیا اور پاس رکھے صوفے پہ ان کو بٹھا دیا۔ حالے کو غائب ہوئے 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ مہمانوں کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ اب ہال میں بس اکا دکا لوگ تھے۔ معراج اور شاہد ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اب تک حالے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معراج بار بار عمر کو کال کرتے تھے لیکن اس کا نمبر بند تھا، اور وہ اس کے بنگلے پہ بھی گئے تھے لیکن نہ اس کی گاڑی وہاں تھی اور نہ وہ خود۔ اس کا گھر تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ساتھ والوں کے چوکیدار سے پوچھنے پہ پتہ چلا تھا کہ وہ آج نواب شاہ کے لیے نکل گیا ہے۔ اس کو عثمان نے یہی بتایا تھا، سو اس نے بتا دیا۔ جیسے ہی معراج سلطان اپنی گاڑی میں وہاں سے نکلے، عثمان گاڑی لیے آ دھمکا تھا، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ گاڑی میں گیا سامان تھا لیکن جو واپس آیا تھا وہ ایک انسان کا وجود تھا۔ فروا سفیر کا بازو پکڑے اس کو ذرا فاصلے پہ لے گئی تھی۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں ان کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ رکھے تھے، آنکھیں بالکل ویران تھیں جیسے کوئی صحرا ہو۔ سفیر بیٹے ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ایک بدکردار لڑکی تھی، بھاگ گئی ہے وہ اب۔ تم بھی اس پہ لعنت بھیجو، سنبھالو خود کو تم۔ میرے بیٹے ہو، تم سفیر سلطان ہو، تم شیر ہو، یوں ہمت نہیں ہار سکتے تم۔ یہ سب کیا ہو گیا ممی؟ میں برباد ہو گیا ہوں، سب خاک ہو گیا ہے۔ میں فاتح تھا، میں کنگ تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں کس منہ سے باہر جاؤں گا؟ کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا؟ میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اس نے وہ دھیمے مگر ہارے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ شمس ذرا فاصلے پہ کھڑا یوسف سلطان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کو بس 2 ہی لوگ ہینڈل کر سکتے تھے، ایک موجود نہیں تھا، دوسرا اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے بیٹے، اب بھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سب کچھ فکس کر سکتے ہیں۔ نیوز پیپرز وہی چھاپیں گے جو ہم کہیں گے، ٹی وی پہ وہی دکھایا جائے گا جو ہم ان کو دکھانا چاہیں گے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو یا پھر خود کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ شکست خوردہ لگتا تھا۔ تمہاری شادی تمہاری کزن سے ہونی ہے، ہر کسی کو یہی بات پتا ہے۔ کارڈ پہ حالے کا نام نہیں تھا، یہ اس کی خواہش تھی۔ کارڈ پہ بنت معراج لکھا ہے، اور مہر اس کی ولدیت کے خانے میں بھی ہم نے آج تک معراج ہی لکھوایا ہے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم مہر سے نکاح کر لو، سفیر نے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی۔ یہ نہیں ہوگا ممی، میں حالے کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ تو کون کہتا ہے تم اسے شادی نہ کرو؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ میں 2 بہنوں سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ بیزار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئے بولی تھی۔ تم مہر اور حالے دونوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، جب تک حالے آ جائے تب تک اپنی عزت بچا لو سفیر۔ ہم نیوز چینل سے کہہ دیں گے جو مسنگ ہے وہ تمہاری کزن ہے، جسے تمہاری شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی مہر ماں ہے۔ اسی وقت معراج اور شاہد واپس آئے تھے۔ سفیر نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ وہ واقعی آدھے مردہ لگ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی گھر کے مردوں کو آدھا مار دیتی ہے، اور اس کی واپسی یا تو اس کی اپنی جان لے لیتی ہے یا اس کے گھر کے مردوں کو پورا مار دیتی ہے۔ حالے کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف سلطان کی بے قرار سی آواز آئی تھی۔ معراج کرسی پر ڈھہ سے گئے تھے، جبکہ شاہد کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں۔ وہ ان کی بھانجی تھی، ان کی بہن کی پہلی اولاد۔
शहर के सारे इश्तिहारी मुलजिम, शहर के सारे 2 नंबर लोग, सारे गुंडे बदमाश सबको पकड़कर थाने में बंद कर दिया है। मार पीट धमकी, क्या है जो नहीं करके देखा। लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं, कोई कुछ जानता ही नहीं। वो गाड़ी जिसमें हाले बैठी थी वो चोरी की गाड़ी है। उसके मालिक ने 2 महीने पहले गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। यूसुफ साहब, हमने सब करके देख लिया है, हाले नहीं मिली। शाहिद नजरें झुकाए बोल रहे थे। महराज भाई, घर चलते हैं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? वो उनके कंधे पे हाथ रखते बोले थे। चले जाना घर भी, पहले मेरा निकाह तो हो जाए, वो तंजिया लहजे में बोला था। महराज ने थकी नजरों से उसको देखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाले नहीं है यहाँ, निकाह कैसे हो सकता है? श्याम ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया था। क्यों? क्या हाले के अलावा किसी और लड़की से निकाह नहीं हो सकता? मेहर माँ से होगा मेरा निकाह। बुलाएं काजी को, अभी के अभी होगा निकाह। फरवा खुलकर मुस्कुराई थी। मेहर ने आंसुओं से भरी आंखों से उसको देखा था। हसन ने गुस्से से, महराज ने बेबसी से, और यूसुफ सुल्तान, वो हारे हुए थे। उनके पास मना करने की जुर्रत नहीं थी। सफीर बेटे, तुम जल्दबाजी कर रहे हो, हाले आ जाएगी, तुम सब्र तो करो। शाहिद ने समझाना चाहा था। आप मेरे घर के मामला से दूर रहें, ये वक्त इज्जत बचाने का है, और मैं आपकी हाले सुल्तान की वजह से सारी जिंदगी गर्दन झुकाकर नहीं चल सकता। वो उनकी आंखों में देखता तनफ्फुर से बोला था। नवाल ने आगे बढ़कर शाहिद को खामोश रहने का कहा था। सब लोग खामोश तमाशाई बने खड़े थे जब हसन की कमजोर सी आवाज आई। सफीर भाई, ये ना करे प्लीज, मेरी बहन आ जाएगी, वो मिसिंग है, वो आ जाएगी। हसन, अपने भाई के लिए भीख मत मांगो। मैं रात झुके हुए कंधों और उठी हुई गर्दन के साथ बोले थे। हसीना दुपट्टे के पल्लू में चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। महर ने उनको रोते हुए देखती रही और फिर हिम्मत मुश्तमल करते हुए बोली थी। मैं ये निकाह नहीं करूंगी। वो रोते हुए बोली थी। क्या मेरे कहने पे भी नहीं करोगी? यूसुफ सुल्तान की आवाज़ पे महर ने कर्ब से आंखें बंद कर ली थीं। वो उनको इनकार नहीं कर सकती थी। वो अगर महर की जान भी मांग लें वो तब भी इनकार नहीं करेगी, ये तय था। एकदम जैसे भगदड़ सी मच गई थी। काजी को बुला लिया गया था। महर के मेकअप को नया टच दिया गया था। जो मेहमान बाकी थे उनको बिठाया गया था। सफ़ीर और महर को स्टेज पर ले जाया गया था। महर माँ वल्द बहाज खान, आपको सफ़ीर सुल्तान वल्द शम सुल्तान हक महर 50 लाख सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है। उसकी आंखों के गिर्द कई मंजर घूमे थे। मौत जाने से पहले उसको मनाने आती हाले। भाभी, आप मेरे लिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अहम हैं। बाबा के बाद बस आप, मामा, हसन, दादा जान सब आपके बाद आते हैं। आप अभी कह दें, मैं सफीर को छोड़ दूंगी। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। कबूल है। यूसुफ सुल्तान की डांट खाकर आने वाली महर को दिलासा देती हाले। भाभी, आइंदा से मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगी। जो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, हाले से बात नहीं करेगी, बस बात खत्म। कबूल है। हारून से महर की खातिर लड़ने वाली हाले। मेरे लिए आपसे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, हारून भी नहीं। अगर वो आपके साथ रूड बिहेव करेगा तो मैं उसके साथ अच्छे से नहीं रह सकती। हम दोनों दो जिस्म एक जान है। आपको लगने वाला जख्म मेरे जिस्म को भी तकलीफ देता है। हाले, आप भी सारी दुनिया से लड़ सकती है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। कबूल है। सफ़ीर सुल्तान वल्द शम सुल्तान। काजी अब सफ़ीर से पूछ रहा था लेकिन महर के कान बंद हो गए थे। आवाज़ों का रास्ता रुक गया था। अब बस खामोशी थी, गंभीर खामोशी। यकायक फिर शोर उठा था। मुबारकबाद, सलामती, दुआएं। कुछ हसद भरी नजरें तो कुछ तमस्खर भरे लहजे। उसी वक्त सफ़ीर अपने मैनेजर को करीब बुलाया था और अपना मोबाइल उसके हाथ में दिया था। मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों अकाउंट्स पे हम दोनों की तस्वीर लगाओ और कैप्शन लिखो। ब्लेस्ड विद द बेस्ट, हैश टैग माई फॉर एवर, हैश टैग लव ऑफ लाइफ, हैश टैग ब्लेस्ड। और नीचे एक और कैप्शन लिखो, मेरी कज़न के लिए। इसमें जो मर्जी लिखो, मैं नहीं जानता, लेकिन आधे घंटे के अंदर मीडिया पे ही मेरा कैप्शन चलना चाहिए, ना कि मेरी कज़न के भागने की न्यूज़। वो उसकी आंखों में देखता ठंडे ठार लहजे में कह रहा था। पर वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। शम्स संजीदा थे। मैं सर हिलाकर मुबारक वसूल करते। यूसुफ सुल्तान को तो जैसे चुप लग गई थी। नवाल और शाहिद जरा दूर खड़े थे। हाले और हारून के दरमियान जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस वक्त नवाल बार बार अपनी आंखों को पूंछती थी। हमको बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। हसीना ने महर को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया था। सफीर को दुआ दी थी। वो सारे जहां से बेजार बैठा था। महराज उठकर उन दोनों के करीब आए थे। उनके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। वो उजलत में लगते थे।
तुमने जो भी किया सही या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन अब मेरी बेटी के वापस आने के बाद तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सफ़ीर सहज़ाया हंसा था। आपकी बदकिरदार बेटी अब घर वापस नहीं आएगी। सफ़ीर ने ज़हर उगला था। महराज ने चौंक कर उसको देखा था। भाग गई है वो। आप ढूंढे उसके यार को। बल्कि ढूंढने की क्या ज़रूरत है, वो तो इस इलाके का एएसपी है। जानते तो होंगे ही आप उसको। उमर, उमर हयात, उसी के साथ निकाह करके भागी है आपकी बेटी। शम्स ने आगे बढ़कर उसको रोकना चाहा था। बकवास करते हो तुम। मेरी बेटी, मेरी बेटी उमर को नहीं जानती। अच्छा तो फिर कहाँ है वो उमर? जब आधी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है तो वो उमर हयात क्यों नहीं है? क्यों वो डीआईजी तक की कॉल रिसीव नहीं कर रहा? क्यों उसका घर खाली है? तुम बकवास करते हो। वो बदिक्कत बोल पाए थे। अच्छा तो अभी प्रूफ कर देता हूँ। वो चुपते हुए लहजे में बोला था। फरवा ने बाजू सीने में बांध लिए थे। अभी तो खेल शुरू हुआ था। सफीर भाई वो सब झूठ है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। क्या प्रूफ है बताओ मुझे। बोलो। जिब्रान, मेरा मोबाइल लाओ यहाँ। वो धाड़ा था। वो उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। जिब्रान भागता हुआ आया था और मोबाइल सफीर के हाथ में दिया था। भाईजान आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप मत देखें ये सब। हम चलते हैं, उस एएसपी के घर चलते हैं। हाजी साहब ने कहा तो है वो सुबह तक हमारी लड़की को ढूंढ देंगे। शाहिद ने उनको बात रखना चाहा लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। सफ़ीर ने अपने मोबाइल पे उंगलियां चलाई थीं और कुछ देर कबल एक गैर शनासा नंबर से मौसूल होने वाली तमाम तस्वीर और वीडियोस बारी बारी उनको दिखाता गया। वो जैसे जैसे उनको देखते जाते उनका रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उनका चेहरा पसीने से भीगता जा रहा था। बेख्तियार उनका हाथ अपने दिल के मुकाम पे गया था। उनके दिल में एकदम इतना दर्द शुरू हुआ था कि कोई हद नहीं। उनका सांस रुक रहा था। हसन ने आगे बढ़कर उनको संभालना चाहा लेकिन वो गिरे थे। वो ज़मीन बोस हुए थे। शायद अपनी जगह से एक ही जस्त में उनके करीब आ गए थे। सफ़ीर और शम्स भी घबरा गए थे। सफ़ीर ने जल्दी से झुककर उनको बाजुओं में भर लिया था। वो तनो मन से थे। उसका जिस्म भारी था लेकिन सफ़ीर को जैसे फर्क ही न पड़ता हो। गाड़ी निकालो। वो धाड़ रहा था। बड़े पापा, मैं वो कुछ नहीं होने दूंगा। वो खुद से बड़बड़ाया था। और आज के एपिसोड को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा भी आपके नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।